ओके, तो सारे बच्चे फटाफट जुड़िए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम लोग, आप लोग को याद होगा, थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एंड फिलहाल हम लोग का जो प्रीवियस टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ योर मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, राइट। ये हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग समझे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बारे में, है ना। फिर हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को वैलिड करने के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होता, मतलब होता है बट उसको चेक करना पड़ता है उसको लगाने से पहले, जिसके लिए हम लोग यूज़ किए थे नर्सर नंबर का। सर लाइव में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्या करें। नोट्स मत बनाइए, नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, तो बिल्कुल नोट्स बनाने का है ही नहीं मेरा क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप क्लास में फोकस करो, बिकॉज आपको पूरा का पूरा जो है ना वो नोट्स मिल जाएगा, बना हुआ नोट्स। तो आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन ही लेना है ना, टेंशन लेना ही नहीं है इसके लेकर। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में ध्यान दो। समझ आया शिवम। क्लास बनाने का बिल्कुल, नोट्स बनाने का बिल्कुल टेंशन ना लो। पीडीएफ के तौर पे आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। हर एक दो क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आराम से आप उसको प्रिंट आउट निकाल के या फिर आप पीडीएफ के तौर पे भी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, फर्दर अपने स्टडी के लिए। क्लियर। चलिए, तो बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम लोग कंप्लीट देख चुके थे, है ना। ये रिलेशन मैंने बताया था, मेजरेबल क्वांटिटी और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देता है, ये में हम लोग डिस्कस किए थे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, सर थोड़ा लिख लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, जैसे कि मान लो आज मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो अगर इसमें कोई चीज़ को नोट डाउन करना हो तो एक ब्लैंक पेज लो, है ना। उसमें चीज़ों को थोड़ा बहुत लिखो, सिर्फ थोड़ा बहुत चीज़ लिखो। बाकी जो मेन आपका पीडीएफ नोट्स रहेगा इसके साथ उसको अटैच कर लेना। जैसे मान लो आप बोलेंगे सर जी कहाँ कहाँ, तो ऑटोमेटिक जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पढ़ोगे तो हेडलाइन दे दो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, उसका जो चीज़ें, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखना वो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लो। जब पीपीटी के साथ या पीडीएफ के साथ रिवीजन करोगे तो अगर प्रॉपर्टी सिस्टम में रिवीजन करना तो वो भी साथ में उसको अटैच कर लेना। क्लियर। तो ये कर सकते हो, ये नहीं कि पूरा का पूरा लिखो, क्योंकि लिखोगे तब तो आप पढ़ाई से ज़्यादा होता क्या कि आप पूरा का पूरा एक डेढ़ घंटा जब देखोगे तो आप लिखने में भी आपका टाइम चल जाएगा, आप ये नहीं समझ आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, है ना। तो ट्राई करना कि देखो आपको एग्जाम निकालना, नोट्स नहीं प्रिपेयर करना, आप सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, है ना। कि आपको लिखना, आपको बस समझना ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा ज़्यादा समझो। इसीलिए आप लोग के लिए मेहनत इतना करते हैं, आप लोग के लिए ही मैं यहाँ पे इतना सभी को चीज़ों को लिख के हाईलाइट करके हर एक चीज़ को कलर वाइज कलर ऐड करके, ये सभी भी मेहनत की मैं क्यों करता हूँ, ताकि आप सभी को अच्छा नोट्स भी मिल पाए क्लास के बाद और अच्छी तरह से समझ भी आए। कलरफुल रहेगा तो मजा आएगा क्लास में, इसलिए इतना मेहनत किया जाता है, ताकि आप लोग मेहनत करने से बचो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास में फोकस करो। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो जहाँ कहीं दिक्कत होगा वहाँ पे नोट डाउन करो, अदरवाइज चीज़ों को जो है आप उसी तरह लेके चलो, ठीक है। थोड़ा बहुत चाहिए। चलो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या होता है मेरा, देखो अभी तक अगर बात करो, अभी तक इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं थर्मोडाइनमिक्स में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं सराउंडिंग के बारे में। पहले तो हम लोग पढ़े यूनिवर्स, है ना। फिर उससे छोटा कर देंगे तो हम लोग पढ़े सराउंडिंग। फिर उससे छोटा कर देंगे तो बाउंड्री को अंदर में आ जाता है मेरा सिस्टम। सिस्टम के अंदर मेरा क्या था, सिस्टम के अंदर बहुत सारा चीज़ें है, एनर्जी का आपका कन्वर्सन होता है। तो उसके वो जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाला है। क्लियर। अब हम लोग क्या देखने वाले, सिस्टम का प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे आखिर ये प्रॉपर्टी होता क्या है। सिस्टम का प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बात है, सिस्टम मतलब जिसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हो आपके लिए सिस्टम कहलाएगा। अब वाटर में कोई चेंज कर रहे हो एनर्जी दे के, है ना, देखना चाह रहे हो एनर्जी का कन्वर्जन करके एनर्जी उससे निकाल रहे हो या दे रहे हो। जैसे आप एनर्जी दे रहे हो, जैसे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर आप देखो वाटर को तो क्या होगा, वेपर बन जाएगा। उसी से अगर आप क्या करोगे, एनर्जी को ले लोगे तो क्या हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर ड्रॉप करके आइस बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी का क्या बता रहा, स्टेट बता रहा है उसका, सिस्टम का प्रॉपर्टी, है ना। इसके अलावा वो ये बता रहा है कि हम किस पर्टिकुलर स्टेट में हैं और मेरा क्या क्या बिहेवियर है, अपना बिहेवियर को शो कर रहा है। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या सिस्टम का प्रॉपर्टी होता क्या क्या है, उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब उसके प्रॉपर्टी को शो करता है। प्रॉपर्टी बोले तो गुण, गुण क्या है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है ना, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रॉपर्टी इज अ पैरामीटर विच शो स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। क्या बता रहा है कि प्रॉपर्टी एक पैरामीटर है जिससे ये दर्शाता है कि मेरा कोई भी सिस्टम किस स्टेट में है,
किस स्टेट में। आप बोलेंगे सर ये कैसे समझेंगे, स्टेट मतलब यू नो दैट, एक होता है मेरा सॉलिड स्टेट, नॉर्मली हम लोग 3 स्टेट के बारे में जानते हैं, वैसे प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टीन भी ले सकते हो, 4th और 5th फेज, लेकिन हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसका 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव्य एंड गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे। क्यों, अगर सॉलिड रहेगा तो यू नो दैट सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफी पास पास रहता है, तो ये तो इसका प्रॉपर्टी हो गया ना। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहता है, गैस में काफी दूर रहता है। और बात करेंगे सॉलिड में कि सॉलिड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा मुझे टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ज्यादा मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्लियर। लिक्विड में थोड़ा कम टेम्परेचर प्रेशर का जरूरत पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, गैस के लिए अलग रहेगा, है ना। इसे ये पता चल रहा है कि सॉलिड अवस्था में किसके वजह से वो प्रॉपर्टी ही तो शो कर रहा है, यानी कि ये मेरे स्टेट को दिखा रहा है। तो प्रॉपर्टी से स्टेट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। समझ आए मेरी बात की नहीं, जिस स्टेट से में है उसका प्रॉपर्टी भी शो करता है। कोई भी सॉलिड में है तो उसका अपना खास प्रॉपर्टी रहेगा, लिक्विड का खास प्रॉपर्टी रहेगा, गैस का खास प्रॉपर्टी रहेगा। तो वही कहा गया कि प्रॉपर्टी इज अ पैरामीटर विच शो द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। तो ये हो गया पहला चीज जो मेरा प्रॉपर्टी बताता है, यानी कि प्रॉपर्टी से आप स्टेट के बारे में पता कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ठीक है, आपको नहीं पता है कि कौन से स्टेट में है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मान लो कोई, मैं लिक्विड नहीं बोलूँ ना, तो मैं लिक्विड बोलूंगा ना गैस बोलूंगा, आपको पता लगा ना कि कोई चीज मेरा सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं बता रहा हूं जो सिस्टम है, बोल रहा हूं मैं सिस्टम जो है ना, सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर लगभग ना, मैं बोल देता टेम्परेचर सर जी, उसका टेम्परेचर मैं बोल देता हूं इस तरह से कि सब कुछ करो 101 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सिस्टम का प्रॉपर्टी 101 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, और मैं मान लो बोल रहा हूं कि जैसे वाटर, वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, उसको मैं पता लगाना चाहता हूँ सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है ना, H2O का। मान लेते हैं कि सिस्टम मेरे लिए H2O है। अब H2O किस फेज में है ये आपको पता नहीं है, तो आपके लिए H2O हो गया सिस्टम। तो मैं बोल दिया 101 डिग्री सेल्सियस है, इसी से आप पता लगा लोगे सर 101 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये गैस की ओर चल जाएगा, क्योंकि सॉलिड रहता तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, लिक्विड में अगर रहेगा तो 25 रूम टेम्परेचर के आसपास लिक्विड रहेगा। लेकिन जैसे 100 हो गया तो 100 में बॉयल करना स्टार्ट करने लगता है, और 100 के ऊपर वो वेपर में चेंज होने लगता है। तो कहीं ना कहीं सर 100 से ऊपर है तो ये मेरा गैस फेज में आ जाएगा, वेपर में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो स्टेट के बारे में, है ना। इस तरह से क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो स्टेट के बारे में। सर अभी लाइव है सर, बात नहीं, बात तो नहीं हुई, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था आप लोग को, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में। तो मैंने क्या कहा कि आप किसी भी स्टेट के बारे में पता कर सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हो गया पहला चीज, आई होप सो क्लियर हो गया। बात करते हैं सेकंड, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू। अगर उसका डेफिनेट वैल्यू रहेगा विच व्हेन द सिस्टम इज इन पर्टिकुलर स्टेट, है ना, ऑब्वियसली बात है, वो कोई भी अगर डेफिनेट वैल्यू आपको पता चल जाएगा। जस्ट हम लोग देखें, अगर डेफिनेट वैल्यू रहेगा तो पर्टिकुलर स्टेट को वो मेरा दिखाएगा, है ना, बिल्कुल। कौन सा स्टेट में सॉलिड में है तो उसका मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड है, लूज है ना, फ्लेक्सिबल है, टफ है, सब पता चल जाएगा। थर्ड नंबर, इट हेल्प्स टू कंपेयर वन सिस्टम और अनदर स्टेट, या फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। समझ है मेरी बात की नहीं, कि कोई आपका सॉलिड में है और कोई आपका लिक्विड में है, ये भी कंपैरिजन जो मेरा आता है, कंपैरिजन हम लोग करते हैं, कोई सॉलिड में है लिक्विड में, कैसे पता, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मैं बोला कि इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स जो ना बहुत ही सामने सामने है ना, ये अपने स्ट्रक्चर को, शेप एंड साइज को बनाए रखता है ना। इसमें इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है, सामने सामने है, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम लगता है, और वॉल्यूम बहुत ही कम है, मॉलिक्यूल सामने सामने, वॉल्यूम बहुत ही कम है, ये पता चल रहा है। डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसके बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे कि सर इसमें डेंसिटी मेरा कम है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा लगा क्योंकि फैल रहा है ना। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे टेम्परेचर, प्रेशर का कम से कम जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस सबसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक स्टेट दूसरे स्टेट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी हो गया। इसका डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर क्या हो गया, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आपका क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, ये भी आपका हेल्प करता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी डिफाइन एट अ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, है ना, कि थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफाइन करता है एट अ पॉइंट पे, यानी स्टेट जो होता है किसी एक पॉइंट पे होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर, पॉइंट कहने का मतलब जैसे कि मान लो कोई मेरा सॉलिड में है, जैसे वाटर की बात करेंगे, H2O जो है वाटर, वो सॉलिड में है, ठीक है, वो मेरा H2O किस में, H2O जो वाटर मेरा है, देखो वाटर का तीनों फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। मेरा वाटर जो है वो लिक्विड में हो सकता है, वाटर जो है वो फ्रीज आइस भी हो सकता है, और वाटर मेरा वेपर भी हो सकता है।
तो जब मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब का सब मेरा क्या, दीज आर प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने बस टेम्परेचर बताया, यानी कि मैंने प्रॉपर्टी बताया सिस्टम का। इसी से आप पता कर सकते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। स्टेट तो है, स्टेट है, लेकिन कौन सा स्टेट है, मान लो बोलेंगे सर ये आइस स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट में है। अभी मेरा H2O किस स्टेट में है, H2O जो है वो मेरा सॉलिड स्टेट में है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि ये एक पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर नीचे जाएगा तो ऊपर अगर जाएगा, मान लो ऊपर जाएगा यानी समझ लो 1 2 3 4 तो पानी में हो जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे तो फ्रीजिंग, एक तरह से यही पॉइंट है। समझ रहा है मेरी बात की नहीं? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको डिफाइन करते हैं। दैट्स वाई ये चूंकि एक पॉइंट पे डिफाइन होता है ना, इसीलिए दैट्स वाई इट इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। तो याद रखना सिस्टम के प्रॉपर्टी को हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये VVVI है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। अब बात करेंगे सर जी सिस्टम का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन मेरा कर देता है ना। पर्टिकुलर कोई स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेट वैल्यू से हम लोग उसको स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से, या फिर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। इसके अलावा ये मेरा पॉइंट को बताता। तो जैसे देखो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, दीज ऑल आर सिस्टम प्रॉपर्टी। ये सब का सब जो है ना, ये सब का सब क्या करता है, मेरा सिस्टम को डिफाइन करता है, सिस्टम के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और ये सब का सब जो है ना, मैं रिवाइज करा रहा हूं, डोंट वरी, है ना, मैं रिपीट करवा रहा हूं। तो ये सब का सब जो है ना मेजरेबल और आपका कैलकुलेटिव दोनों तरह का होता है। क्या मतलब हो सर मेजरेबल और कैलकुलेटिव? जैसे कोई चीज को डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, मैंने जस्ट कहा था ना, जैसे टेम्परेचर थर्मोमीटर से डायरेक्ट मेजर कर लो, प्रेशर बैरोमीटर से डायरेक्ट मेजर कर लो, है ना। डेंसिटी को भी मेजर करने के लिए आ जाता है ना। हाइग्रोमीटर होता है, क्लियर। अगर बात करेंगे मास को तो केजी वगैरह से मेजर कर लेते हैं, है ना। तो कुछ आपका हो गया मेजरेबल और कुछ हो गया कैलकुलेटिव, जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल। वैसे देखो वॉल्यूम को भी ना आपका कैलकुलेटिव में ही आता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाता है, L/V/H हो जाता है। लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में इसको मतलब बेसिक क्वांटिटी मान के चला गया, मतलब मेजरेबल क्वांटिटी मान के चला गया। लेकिन ध्यान रखना कि मीटर क्यूब लेते हैं तो इसको भी मेजर करने के लिए लेंथ में डिपेंडेंट रहता है, तो ये कैलकुलेटिव टाइप का है, क्लियर। लेकिन ये सभी क्या हो जाता है, कुछ कैलकुलेटिव और कुछ मेजरेबल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर जी पॉइंट फंक्शन को थोड़ा गगन बोल रहे प्लीज रिपीट सर, और पॉइंट फंक्शन वाला रिपीट कर दीजिए। ठीक है मैं कर रहा हूँ, है ना सर, रिपीट कर दीजिए। ठीक है मैं करा रहा हूँ। देखो मैंने ये कहा कि सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है ना। मान लो कोई लोहा मेरे पास है, लोहा ले लेते हैं, मान लो आयरन लेते हैं, लोहा। मैं बोल रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का, ये मेरे लिए अभी क्या है, आयरन मेरे लिए सिस्टम है। तो सिस्टम का प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो स्टेट को दिखाता है, उसके स्टेट को बता रहा है। जैसे मैंने कहा आयरन, तो आयरन एक सॉलिड स्टेट को दिखा रहा है, एक सॉलिड स्टेट को दिखा रहा है। तो ये जो इसका सिस्टम का प्रॉपर्टी है वो स्टेट दिखा रहा है। एक मैंने कहा वाटर, तो वाटर मेरे क्या हो गया, सिस्टम हो गया। सिस्टम का ये क्या दिखा रहा, प्रॉपर्टी बता रहा है कि सिस्टम का अभी जो वाटर सिस्टम है ना वो मेरा लिक्विड में है। कब, जब एक डेफिनेट वैल्यू पता रहेगा। क्योंकि इन दोनों में अंतर देखो, आप मान लो यहाँ आयरन वाटर ना लेके मैं आयरन यहाँ भी ले लेता हूँ कि वाटर इस बारी में क्या कर रहा हूँ, आयरन का मैं लिक्विड ले लिया हूँ, लिक्विड आयरन। क्या लिया, लिक्विड आयरन, लिक्विड आयरन, लिक्विड आयरन। लोहा को मैंने पिघाल के पानी जैसा कर लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया, तो वही मेरे लिए सिस्टम हो गया। लेकिन ये दोनों को जो, ये दोनों का दोनों सिस्टम का प्रॉपर्टी है। क्यों, इसका एक खास टेम्परेचर होगा, इसका खास टेम्परेचर होगा, इसका खास प्रेशर होगा, इसका खास प्रेशर होगा, इसका खास वॉल्यूम होगा। अलग बात है कि वॉल्यूम जब लिक्विड होता तो आपका फैलता है, और जब इसको आप लोग, अगर आप लोग को आप कास्टिंग आप लोग को मैं सबसे पहले पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग कास्टिंग पढ़े होंगे तो याद होगा, जब मैं कोई भी आयरन, जो कोई भी मेटल होता है, खासकर मेटल जब सोलिफाई होता है ना, सूखता है ना, तो वो श्रिंक करता है, वॉल्यूम को रिडक्शन करता है, वॉल्यूम को घटाता है, मतलब सिकुड़ता है। तो जब लिक्विड में आएगा तो फैलेगा, तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए। मान लो आयरन है तो इसको पिघालने के लिए लगभग 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे पता चलेगा 1500, अच्छा मतलब आयरन अभी इस स्टेट में है। तो किससे पता चला, टेम्परेचर से पता चला। और टेम्परेचर क्या, सिस्टम का प्रॉपर्टी है। तो सिस्टम का प्रॉपर्टी डिफाइन किया इसके स्टेट को, कि मैं अगर ये बोल रहा हूं कि आयरन का जो है ना टेम्परेचर, आयरन का मैं बस बोल दिया कि टेम्परेचर जो है ना सर, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलेंगे अच्छा अभी रूम टेम्परेचर में, मतलब अभी आयरन जो है ना सॉलिड में है, बस इसी से पता चल गया, सिर्फ टेम्परेचर बता कर दिए, क्योंकि टेम्परेचर सिस्टम का प्रॉपर्टी है। तो सिस्टम के प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया कि स्टेट कौन सा, सॉलिड। वहीं अगर मैंने कहा कि आयरन जो है ना, अभी आयरन जो 1500 डिग्री सेल्सियस में है,
तो तुरंत लगाओगे सर 1500 यानी वो पिघल गया होगा अभी, है ना, यानी ये लिक्विड में है। तो फिर से देखो आप टेम्परेचर से पता लगा लिए कि किस स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है कि गैस में है, तो आपने पता लगा दिया कि लिक्विड में है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर मेरा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से आप सिस्टम के स्टेट को पता कर लिए, स्टेट लिक्विड हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। तो वही चीज है। और कंपेयर करने में आ जाए तो यहाँ पे आयरन भी सिस्टम था, आयरन ही सिस्टम था, लेकिन आप कंपेयर एक बार कर दिए, टेम्परेचर के बेसिस पे ही कंपेयर किए कि टेम्परेचर 25 है कि टेम्परेचर 1500 है। आप पता कर लिए कि हाँ मेरा ये अलग स्टेट है, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, इसका टेम्परेचर इतना है, इतना टेम्परेचर इतना है। उसी तरह वॉल्यूम भी कुछ घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर भी कुछ घटेगा बढ़ेगा, है ना, गैस का इस तरह हो गया, ये चीज हो गया क्लियर। और लास्ट आ जाता है क्या आप बोले थे कि सर ये पॉइंट फंक्शन कैसे हुआ। तो मैं ये बोल रहा था कि सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये जितना चीज लिखा हुआ ये सब का सब एक पॉइंट में डिफाइन होता है। अब बोलेंगे सर इसको समझाने के लिए थोड़ा यूज करिए कुछ चीज का, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये ग्राफ देख लो, सपोज करो कोई मेरा गैस है ना, कोई मेरा गैस है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पॉइंट पे डिफाइन होता है, पाथ पे डिफाइन नहीं करता, एक ही पॉइंट पे डिफाइन करेगा। अब समझो क्यों, है ना, वो समझो क्यों। देखो यहाँ पे ये मैंने ले लिया, इधर प्रेशर है मेरा, है ना, और इधर मैं ले लिया वॉल्यूम ले लिया। इधर क्या मेरा प्रेशर है और इधर मेरा वॉल्यूम है, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम है, ठीक है। सपोज करो एक पॉइंट पे, मान लो 1 पॉइंट पे अभी है, कोई भी गैस है, कोई गैस है जो इस पॉइंट पे करने मतलब इसका एक खास प्रेशर है ना, इसका मैंने प्रेशर बोल दिया P1 प्रेशर है, और इसका मैं मान दिया V1 वॉल्यूम है, V1 वॉल्यूम है, P1 प्रेशर है इस पर्टिकुलर गैस का। अब मैं क्या करता हूं, इसका टेम्परेचर को मान लो, प्रेशर को मैं बढ़ाता हूं, क्या करता हूं, प्रेशर को बढ़ाता हूं। तो ये प्रेशर बढ़ा 1 पॉइंट से और 2 पॉइंट तक आ गया। देखो प्रेशर बढ़ा कि नहीं, मान लो प्रेशर यहाँ पे कितना था, मान लो 10 प्रेशर था, 10 जो भी आप बार में ले लो, है ना, या फिर आपका प्रेशर को हम लोग क्या, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया हो जाता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हो या फिर बार ले सकते हो, जो भी मान लो 10 बार में, 10 बार है, आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ा के कितना कर दिया, अभी प्रेशर मान ली कर दिया आपने 100 बार, 100 बार का प्रेशर भी है। अभी गैस, अभी जो पर्टिकुलर गैस है उसका प्रेशर है 100 बार, तो वॉल्यूम भी इसका क्या हो जाएगा, अगर आप ज्यादा प्रेशर को कंप्रेस करोगे, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप पूरा दबा रहे हो तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो वॉल्यूम घट के मान लो पहली बारी वॉल्यूम इसका था, मान लेते हैं कि कुछ 150 था, अब घट के इसका कितना हो गया, 50 हो गया। वॉल्यूम मान लो मीटर क्यूब में आप ले लिए, पहले इतना आपका हो गया। तो इन दोनों पे आप जो चेंज किए, ये कैसे किए, हो सकता है आपने कंप्रेस किया होगा जिसके वजह से वॉल्यूम घटा होगा, प्रेशर बढ़ा होगा, तो 1 से 2 गए। अभी 2 जाने के लिए आप मान लो किधर से भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं 1 से लेकर 2 ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके, इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम घटाते जा रहा हूँ, देखो घटाते जा रहा हूँ, प्रेशर भी बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। और दूसरा तरीका क्या, ए से ना जाके मैं बी तरफ से गया, ये अलग अलग तरीके से जा रहा हूं। या क्या कि एक बार घटाए फिर बढ़ाए, घटाए बढ़ाए, घटाए बढ़ाए, घटाए बढ़ाए, घटाए बढ़ाए, घटाए बढ़ाए, ऐसे करते 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 जिगजैग करते करते हम 2 तक गए। लेकिन आप ए से जा रहे हो, बी से जा रहे हो या सी से जा रहे हो, जिस पाथ से जा रहे हो, जिस रास्ते से जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे ना, प्रेशर का डिफरेंस, तो P1 माइनस P2 100 माइनस 10 90 ही निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकालूंगा डीपी, डीपी डी बताता है चेंज को, क्या बताता है, चेंज को बताता है। डी मतलब चेंज, पी माने प्रेशर, प्रेशर का चेंज अगर लिखेंगे तो कितना प्रेशर का चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे सर पहले P1 था 10 और गया है 100, तो 100 में से 10 घटा देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो 100 माइनस 10 में यानी कि 90। तो चाहे आप ए से जा रहे हो या बी से जा रहे हो या सी से जा रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसके वजह से गए, है ना। मान लो अलग बात है कि यहाँ पे ज्यादा, मान लो आप बाइक से जा रहे हो तो हो सकता है इससे गए, तो अगर मान लो गैस कितना खपत किए, तो जो भी आपका एनर्जी लॉस हुआ जो भी है, पहला इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, आप यहाँ से किससे जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो अगर होता है वो क्या होता है, आपके पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। इसका P1 है और इसका P2 है, अब आप ए से जाओ, बी से जाओ या सी से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉइंट को डिफाइन करता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी कितना है, मास कितना है, ये जिस पॉइंट पे रहेगा वही दिखाएगा। आप किससे जा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना, इसके बाद ये समझ गए ना जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। आगे और समझेंगे, अभी इतना समझना चाहिए कि पॉइंट पे डिपेंड करता, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपको P1 और P2 चाहिए, और एक समझ लो कि अगर आपको P1 कैलकुलेट करना तो इस पॉइंट पे देखो कितना है, आपने कहा इस पॉइंट पे मैंने पता कर लिया प्रेशर इतना, बस आपको पता चल गया और कुछ करने का जरूरत नहीं है। P2 पता करना, इस पॉइंट पे आपने लिया, P2 पता चल गया, बस खेल खत्म।
लेकिन ये अगर पाथ पे डिपेंड करता ना तो किस पाथ के थ्रू जाता, जैसे मान लो ए पाथ के थ्रू जाता तो इस पूरा एरिया को निकालना पड़ता। जैसे मैथमेटिक में एरिया निकालते हैं ना तो पूरा एरिया निकालना पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाता कि यहाँ देख सकते हो एक मेरा रेक्टेंगल जैसा मिलेगा यहाँ ब्लैक कलर का, और एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे एक कर्व जैसा मिलेगा, एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा। इन दोनों का एरिया निकालो तब पता चलेगा। हाँ, अगर ये बी पाथ के थ्रू जाता, ऐसे करके जाता तो पूरा एरिया को निकालना पड़ता। ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना तब जाके मुझे इसका पूरा मिलता कि कितना एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है, कितना एनर्जी अंदर या बाहर गया है। तो पूरा एरिया निकालना पड़ता, या इसके थ्रू तो ये एरिया को निकालना पड़ता, ये पूरा एरिया को निकालना पड़ता है ना। अब मैथमेटिकल तरीके से एरिया निकालो, फाइंड आउट करो, वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया जो भी है। सर लॉन्ग पाथ को फॉलो करने में लॉस ज्यादा होगा ना? नहीं नहीं, पॉइंट फंक्शन में मुझे ये नहीं लगाना कि एनर्जी कितना जा रहा आ रहा, ठीक है। एनर्जी का देखो ये ध्यान देना, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि जितने तरह का यहाँ पे है, इंटरनल एनर्जी हो गया है ना, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, दिस ऑल आर पॉइंट फंक्शन। माने इन सब का वैल्यू आप कितना गया आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये होना कि इनिशियल में क्या था और फाइनल में क्या था, बस। पाथ पे फर्क ही नहीं पड़ता, कितना लॉस करा होगा ज्यादा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट फंक्शन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे, पाथ पे नहीं, जिस रास्ते से जा रहा है ये पाथ है, ये आपका पाथ ए पाथ है, ये बी पाथ है, ये सी पाथ है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है। बस आपने स्टार्ट कहाँ से करा था और फाइनल कितना करा, अब उसके लिए आपने कितना एनर्जी को करा, क्या करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसी तरह का बात है ना कि मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको दिया है, आज दिया 5,000 रुपया, समझना मेरी बात। आपको पापा बोलेंगे 5,000 मैंने दिया है, कल तुम स्कूल जाने के बाद तुम उन्हें बोला था कि खर्च तुम्हारा कितना हुआ मुझे दो, है ना। तो आप बोलिएगा कि पापा मेरा 2,000 रुपया खर्च हो गया, या फिर 2,000 आपने पहले बोला था कि 5,000 दिए, 2,000 मैं आपको लौटा दूंगा, 3,000 लौटा दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपका खर्च होना चाहिए, मान लो यहाँ बोलूंगा कि 5 से स्टार्ट हुआ और यहाँ आपका 3,000, मतलब 2,000 का वेस्टेज हुआ है ना, 2,000 का वेस्टेज हुआ, इस तरह से बोल सकते हो, इतना का वेस्टेज हुआ। अब यहाँ पे आपने हो सकता है कि इस 5,000 में कभी आप एक दोस्त को 5,000 दे दिए होंगे, फिर वो आपको 1,000 दिया होगा, फिर 2,000 दिया होगा, इस तरह करते करते 4,000 आपके पास आ गया। फिर 4,000 के बाद आपने किसी को 2,000 दे दिया है, फिर वो 2,000 बाद में दिया, और फिर से आपने 2,000 किसी को दिया, बाद में 3,000 बचा। आपने यहाँ पे जो करा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हो सकता है कि इतना ना करके आपको 5,000 दिया गया है, डायरेक्ट आपने 2,000 खर्चा किया है और आपका 3,000 बच गया, तो कुल मिला के आपको 3,000 पापा को देना है। आप बीच में जो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया ना। इस तरह एनर्जी के साथ होता है कि इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, बीच में आपने क्या करा। इस 2,000 के लिए आप बहुत कुछ कर सकते थे, हो सकता है 5,000 पूरा दे दिया होगा, है आप दे दिए होंगे, फिर वो बंदा डायरेक्ट आपको लौटा दिया, फिर कि काम करो 3,000 ले लो, तो 3,000 आपके पास आ गया। फिर कोई 2,000 लिया होगा, फिर 2,000 दिया होगा, ऐसे करें तो वो नहीं पता चलेगा कि बीच में क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड मेरा करता है, ठीक है। अभी ज़्यादा मत टेंशन लो, अभी हम लोग इसके बारे में खूब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलते चलेगा, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट पढ़ रहे फर्स्ट टाइम तो मे भी आपको लग रहा होगा कि क्या ही बता रहे हैं, लेकिन जब कंपेयर वगैरह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डज नॉट डिफाइन ऑन दी पाथ। अरे भाई मेरा बात समझना ना कि यहाँ पे मान लो आपका है वाटर, वाटर किस फेज में है, वाटर मेरा लिक्विड फेज में है। लिक्विड फेज में मान लो ये मेरा 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में इतना है ना, और ये आप चल गए यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये आइस में, बीच में आपने कितना इसको हो सकता है वेपर बना दिए होंगे, फिर लिक्विड बनाए होंगे, फिर लेकिन यहाँ आते आते आइस बन गया। तो आप यहाँ से चेंज निकालोगे कि 25 से 10 यानी कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस का आपने क्या करा, घटाया है। कोई अगर चेंज बोलेगा कि मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस था और अभी आइस मुझे करना, तो कितना निकाला, 25 को निकालो, 0 डिग्री सेल्सियस करो, आइस बन गया। तो आपको ये अंतर देखोगे, बीच में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, बस यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, वो पाथ पे मेरा डिपेंड नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि जो भी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप लोग पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन किसका होता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता रहता है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना 1 से लेकर 2 तक ऐसे करते हैं तो वैल्यू पता रहता है, उसी तरह एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन भी करते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता रहता है इनिशियल फाइनल का। तो चूंकि इनिशियल फाइनल का पॉइंट पता है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और अगर मुझे चेंज निकालना, चेंज कैसे निकालेंगे, तो चेंज को डी से दिखाया जाता है। तो चेंज इन जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो चेंज इन प्रेशर डीपी लिख सकते हैं। डी माना चेंज किसमें, प्रेशर में चेंज, यानी कि डीपी। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेंज देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 तक चेंज हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो रहा है, प्रेशर में चेंज हो रहा है 1 से 2, यानी कि
2 -1 करेंगे, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, तो ये मुझे पता चल जाएगा कितना यहाँ पे चेंज हुआ। तो ये जब भी ये डी किसका लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के प्रॉपर्टी का ही लिख सकता है। यहां आगे चलकर ध्यान रखना, ना तो डेल लिखेंगे इस तरह से, ना डेल लिखेंगे हम लोग इस तरह से, हम लोग डी प्रॉपर लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है कि वो मेरा पॉइंट फंक्शन है, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। जब मैं पाथ आपको बताऊंगा, जो पाथ पे डिपेंड करता है, पूरा पूरा पाथ का निकालना पड़ेगा, तब हम लोग इस डेल को लेंगे, डी को कट कर दिया जाएगा, फिर डेल, ये डेल होता है। ये जैसे कि बहुत सारे लड़के जो मैकेनिकल से होंगे, जो पढ़े पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि हीट को, है ना, और आपके वर्क को कहा जाता है पाथ फंक्शन, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है, अंदर में कितना हीट गया है, बीच में कहीं हीट बाहर हुआ, वो सब पे डिपेंड करता है, इसलिए उन लोगों को डी डेल से लिखा जाता है, डेल से, लेकिन प्रॉपर्टी को डी से। और जो डेल होगा उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, लेकिन इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। सर टुडे आई हैव टू लेफ्ट क्लास बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन। ओके, कोई बात नहीं डियर, अब बाद में लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में लेक्चर देख लीजिएगा, अगर कोई इशू होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपका रिजॉल्व कर दूंगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आएगा तो कल आप देख के मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सअप, ताकि ऐसा मत आगे मत बढ़ाइएगा। कोई डाउट रहे तो तुरंत पूछ लीजिएगा नेक्स्ट दिन ही कि सर जी प्रीवियस क्लास मेरा लाइव नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजंस, तो आप मुझे इसका मुझे बता दी, ये समझ नहीं आता, ठीक है, आप मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए, ओके डियर, ओके। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा, ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया कि आपको पॉइंट फंक्शन कैसे पता चलेगा, कि डी से डिफाइन किया जाएगा। दूसरा तरीका, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी का एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है। डिफरेंशियल फॉर्म होता है एम डी एक्स, है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। क्या लिखते हैं, डी पी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो अगर इस फॉर्म में भी कहीं रहेगा, जैसे प्रेशर का ही है, ये बता रहा है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक तरह का सिस्टम का प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है, लेकिन कैसा फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, आप मेरा नंबर नोट कर लो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप ये नंबर नोट कर लो, 8210989049, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इससे बोलिएगा कि सर मुझे व्हाट्सअप नंबर, मतलब चाणक्य बैच 2.0 के हम हैं, तो मुझे प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप आराम से ज्वाइन हो जाओगे। समझ गए ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका होता है, और ये पॉइंट पे डिपेंड, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट पे डिपेंड करता है। और इसका ये कहां से आया अगर आप बोलिएगा, इसके लिए जानना जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये समझ लो मैक्सवेल रिलेशन से आया है, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन होता है डेल एम बाई डेल वाई एक्स इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स पे पावर वाई, तो इससे आया है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन आप जान लो खाली कि मैक्सवेल रिलेशन से ये आया है। कौन सा इक्वेशन, ये। तो अगर कभी भी इस इक्वेशन में दिया रहेगा कोई चीज, तो समझ लेना कि प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का। अब चलो, इतना चल गया पता, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, 23-24 बच्चे, आप लोग मुझे इसका आंसर करिए कि बताइए फॉलोइंग क्वांटिटीज आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और नॉट। पहला पहला क्या बोला गया है कि पीडीवी, क्या मेरा पीडीवी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है या नहीं, बताइए। अब आंसर मुझे बताइए, आंसर बताइए, क्या ये मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, यस और नो, और लिखिए, यस लिखिए या नो लिखिए, यस और नो। फिर मैं आपको रीजन भी बताता हूं, लेकिन आपको मैं जानता हूं, देखता हूं कि आप लोग को क्या आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। चलिए, यहां पे आ रहा अधिकतर प्रभु का आया है नो, बाकी शक्ति का, रसी का, अंशुल का, देव बोल रहे हैं नो, शिवम बोल रहे हैं यस। देखो डियर स्टूडेंट, यहां पे ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप बोलिएगा सर कैसे, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको चलो आपने कहा दिया, जो भी आपने कहा, कोई नो बोल रहा, कोई यस बोल रहा, अभी मैं समझाऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन कहां से होंगे, डीवी के चलते, डीवी के चलते आप यस बोल रहे हो, क्योंकि यू नो दैट कि डीवी को लिख सकता हूं सर, डीवी मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम। मैं बताया था डी बताता चेंज को और वी बताता वॉल्यूम को, तो चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पे, तो सर जी चेंज इन वॉल्यूम डीवी को तो मैं लिख सकता हूँ V2 - V1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब ये है तो ये तो मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है, लेकिन आप ये छोड़ दिए, भूल गए कि यहाँ पे पी भी है, और पी बेचारा एक पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ये कोई इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पूरा पाथ निकालना पड़ेगा, तब जाके पीडीवी निकलेगा। इसी के वजह से, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, यस वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड।
वोलाती आप बिल्कुल सही बोले हैं कि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर नहीं है, ये मेरा इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं, इसके वजह से, है ना। फिर भी आप बोलेंगे सर एक प्रेशर है तो इसे एक पॉइंट पे तो डिफाइन हो ही रहा। मैं आपको समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से जो कंफ्यूजन वो तो मैं बता दूंगा। अब ये आप लोग मुझे बताओ, इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। बी नंबर बताइए, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है या नहीं, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है या नहीं, ये मुझे बताइए। यस और नो लिखिए, यस और नो लिखिए, ये है या नहीं बताइए। इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए कि बी नंबर जो है ना, ये मेरा जो क्वांटिटी है ये किस तरह का क्वांटिटी है। सोच के डियर, सोच के देखो, फिर नो नो कर रहे हैं। यस होगा ना, अभी मैंने कहा था देखो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, एम डी एक्स और एन डी वाई, देखो ये एम डी एक्स और एन डी वाई है कि नहीं। देखो ये एम के जगह में प्रेशर है और डी वी है, फिर आपका एन है यानी वी है, डी पी है। तो ये अगर दोनों मिल जाता, देखो ये जो है ना, ये अलग मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जब ये मिल जाता है ना तो सिस्टम का प्रॉपर्टी बना जाता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है इसको, इसके वजह से ये मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी हो जाता है, सिस्टम का प्रॉपर्टी हो जाता है। अब चलो समझते हैं कि क्यों मेरा ए नहीं है, क्योंकि ए अगर नहीं है ना तो सिमिलरली मेरा सी भी नहीं होगा। तो ए और सी क्यों नहीं है, इसके लिए समझते हैं नेक्स्ट पेज में। समझो, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, पीडीवी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी और वीडीपी भी नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। पहले ए को और सी को समझते हैं। देखो हुआ क्या ना यहाँ पे कि चेंज इन वॉल्यूम तो दिया गया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया गया, यू नो दैट कि अच्छा एक चीज तो मुझे बताओ, और एक मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कर देता हूँ ऐड, एक सेकंड, है ना, कि एक चीज मुझे बताइए, आप मुझे बताइए एबीसी है ना, डी नंबर में लिखता हूं कि डी टी है ना, ए बी सी डी ई डी पी एफ डी वी, ये तीनों बताइए क्या ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है, क्या ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है, यस और नो, ये लिखे तो। दैट मीन्स अगर सर पी एच डी वी या होता तो ये सिस्टम प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल, यही मैं बोल रहा हूं। इसका आंसर करिए ना, आपको पता चल जाएगा क्या ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है या नहीं। बिल्कुल है, यस बिल्कुल है, हाँ। नो नो क्यों बोल रहे हैं, नो क्यों बोल रहे हैं डियर, यहाँ तो है, यहाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी है ना डियर, यहाँ देख सकते हो ना, ये डी टी है, टी टू माइनस टी वन पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है, पॉइंट पे डिफाइन है ये, ठीक है, ये पॉइंट पे डिफाइन है, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड है। चेंज है ना, चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है, आपको अगर बोला जाए कि आपने चेंज करा, आपने हेयर स्टाइल का चेंज करा, इनिशियल में कुछ था, फाइनल का कुछ था, उसी के लिए कोई चेंज, चेंज कहने का मतलब ही ये है कि आपका कोई इनिशियल फेज देखा है, मैं बोला आपने बॉडी का बड़ा चेंज कर लिया, तो चेंज क्यों बोला आपको, अगर वो आपको कभी नहीं लाइफ में देखा है, और हो सकता है कि एक महीना पहले आप बहुत ही हेल्दी थे, मोटे थे, और आपने जिम करके पूरा 6 बना लिया, लेकिन लाइफ में पहली बार आपको देख रहा है, तो कोई नहीं बोलेगा आप में चेंज आया है। लेकिन जो इंसान आपको 2 साल पहले देखा और वो अचानक आपको देखेगा तो बोलेगा बड़ा चेंज आया आप में, यानी कि इनिशियल जानता था और फाइनल भी जानता था, इसीलिए वो चेंज बोल रहा है। फाइनल इनिशियल जानता तो ये पॉइंट को बता रहा ना चेंज को। तो यहाँ भी हो जाएगा P2 माइनस P1, यहाँ भी हो जाएगा मेरा क्या V2 माइनस V1। तो ये सब का सब मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है। बात करते हैं कि यहाँ पे P आ जाने पे होता क्यों नहीं है, समझने वाली बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का जब मैं सेकंड पहला बैच में पढ़ाया था तो दिक्कत क्या हो रहा था कि सर जी ये तो है लेकिन P भी तो सर एक प्रेशर है, तो एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे आकर रहेगा, ये P भी है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो ये तो मेरा बता ही रहा ना। होता क्या, समझना मेरी बात, सर ये इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा तब क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा तो देखो मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लो यहां रहेगा dt, तो अगर बोलेंगे कहां से कहां तक हो रहा है, तो जैसे इंटीग्रेशन रहेगा 1 से लेकर 2 तक dt, तो बस ये जो लिख रहे हैं ना डायरेक्ट T2 माइनस T1 ये इंटीग्रेशन से ही कर रहे हैं। अगर यह रहेगा dv तो कितना चेंज हो रहा, तो वो 1 से लेकर 2 तक, या मान लो a से लेकर b तक भी रहेगा तो v b से लेकर 1, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट हम लोग करते हैं, है ना, समझ आया। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं और कि भाई 1 से लेकर 2 तक जा रहा है चेंज इन वॉल्यूम तो V2 माइनस V1, है ना, कुछ भी लिख लो। चेंज इन डेंसिटी लिखेंगे, अगर हम लोग चेंज इन डेंसिटी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी 2 माइनस 1 रो 2 माइनस रो 1 से लेकर 2 तक, इस सब के सेम साथ होगा। लिमिट डिफाइन करता है, यस लिमिट ये डिफाइन करता है कि कहां तक ये चेंज कहां से लेकर कहां तक हुआ है, बिल्कुल उसमें भी होगा, ठीक है। अब बात करते देखो, अब बात करते देखो यहाँ पे कि क्यों मेरा ना ए और सी नहीं हुआ, ये थोड़ा जानते हैं। ये तो समझ गए, ये होने के पीछे रीजन था क्या, डिफरेंशियल फॉर्म के चलते, बस यही एक रीजन है, क्योंकि ये कहा गया, प्रूव करा गया कि अगर डिफरेंशियल फॉर्म में 2 अगर नहीं भी रहेगा प्रॉपर्टी तो मिलने के बाद वो प्रॉपर्टी बन जाता है। चलिए बात करते हैं ए एंड सी के बारे में। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो डियर, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है विच इज नो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। चेंज इन वॉल्यूम में नहीं लिख सकते कि dv इक्वल टू
V2 माइनस V1, इंटीग्रेशन अगर 1 से लेकर 2 तक जाता है बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे P है, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ये चेंज इन जो वॉल्यूम है ना dV, ये dV मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। समझ है मेरी बात की नहीं? ये जो dV है ये P पे डिपेंड कर रहा है, इस पे आश्रित है। किस तरह से आश्रित है ये समझो। आपका जैसे यहाँ पे फिगर समझाया गया ना इसको, तो मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ ड्रॉ करके। समझो, मान लो सपोज करो कि ये आपका दिया गया, ये आपका प्रेशर का इधर ग्राफ जा रहा है, इधर वॉल्यूम का जा रहा है ना, वॉल्यूम का जा रहा है। ये प्रेशर एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे है प्रेशर, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो कोई प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पे ले लो, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्योंकि वॉल्यूम मैंने क्या कहा था? dV, V2 माइनस V1। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका आ जाएगा V1 और यहाँ तक जा रहा है V1 से लेकर V2 जा रहा है। अब मेरा बताओ, अगर आपको यहाँ पे PdV कैलकुलेट करना, पूरा का बात कर रहे हैं, देखो मैं सिर्फ dV का नहीं बात कर रहा हूँ। dV मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टम का प्रॉपर्टी है dV। लेकिन अगर यहाँ पे P आ जाता ना, तो PdV का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब आपको पॉइंट निकालने के लिए पूरा देखो, अगर सिर्फ P भी रहता तो P एक पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ग्राफ होगा ना भाई। ये किसके साथ चेंज कर रहा है? ये किसके साथ चेंज कर रहा है? नीचे आप बोलेंगे P, ऊपर में तो V। ऐसा तो ना एक लाइन पे बोलेगा खाली P इस पॉइंट पे है। आप अगर यहां दिखा रहे हो तो ये बोलेंगे ठीक है सर, ये यहाँ पे आ रहा है मेरा P1, लेकिन ये कहाँ, कुछ तो होगा ना भी, तो ये तो एक भी नहीं हो सकता। लेकिन साथ में अगर हो गया ना, तो पूरा का पूरा पाथ को आपको निकालना पड़ेगा, इस पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। इस पाथ को डिफाइन करना, ये पाथ मतलब पूरा का पूरा एरिया डिफाइन करना पड़ा। अब तो कोई पॉइंट पे नहीं कर रहा, ये पॉइंट पे नहीं, अब एरिया हो गया। मैंने क्या बताया था कि पॉइंट पे डिफाइन करेगा उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, लेकिन पूरा पाथ चाहिए, पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया विदाउट पाथ डिफाइंड क्वांटिटी कांट बी डिफाइंड। तो हम लोग को PdV नहीं निकल पाएगा। समझ है मेरी बात की नहीं? तो जब तक आपको P का वैल्यू मान लो यहाँ पे निकल गया 10 और वॉल्यूम यहाँ पे निकल जाएगा 20 से लेकर 40 तक हो रहा, तो पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट करो। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर वॉल्यूम निकालो, है ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि एरिया निकाला जाता है, एरिया से वर्क डन मिलता है, जो आगे चलकर आपको समझ आएगा कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन भी मैं आपको बनवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो इस तरह समझ गए हैं कि इसीलिए ये मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ऑन वॉल्यूम चेंज। क्लियर? चलिए ये समझ गए, ये तो समझ गए क्योंकि ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए मैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ये भी नहीं है क्योंकि इसको भी फिर से वही ड्रॉ करेंगे अगर PdV में, PV में, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम दिया गया कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, लेकिन यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, P1 से लेकर P2 तक। तो फिर से ये मेरा पाथ को कवर करना पड़ेगा, इस पूरा एरिया को निकालेंगे। जब तक ये पाथ डिफाइन नहीं होगा तब तक आपका VdP डिफाइन नहीं होगा। तो ये भी एक मेरा पाथ फंक्शन है। सेकेंड में रिलेशन कैसे वैलिडेट होगा? क्योंकि ये मेरा एक, देखो ये प्रूव करा गया है, जिसको कहा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ये dP इक्वल टू, ये सिर्फ मैं P के लिए लिखा हूं, हो सकता है dt कुछ भी इस फॉर्म में अगर कोई भी रहेगा, ठीक है, ये dP के फॉर्म हो सकता है dV के फॉर्म में रहेगा, है ना, आपका d रो के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, dmm कोई भी मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। अगर mdx और ndy के फॉर्म में रहा तो ये सिस्टम का प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड वो उसी के फॉर्म में आपका है, ये आपका क्या है mdx प्लस ndy। तो ये भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन दोनों मिल गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा थर्मोडायनेमिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म है, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लियर? वो रिलेशन के चलते आया है, वो रिलेशन प्रूव हुआ है। जैसे याद करो स्केलर क्वांटिटी अगर आप पढ़े होंगे 8, 9, 10 में, तो दो स्केलर क्वांटिटी जो होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी दो मिलके वो मेरा क्या बना देता है? वेक्टर क्वांटिटी बना देता है, स्केलर से वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये पढ़े थे ना। ये इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा डियर, ये इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ये रिलेशन होता है, इट्स अ रिलेशन, इट्स अ रिलेशन। ये रिलेशन दो ग्राफ को मिलके ये बनता है, तो इट्स अ रिलेशन, ठीक है, ये एक रिलेशन होगा। PdV का जो मैंने ग्राफ बनाया, आपका VdP का जो ग्राफ बनाएगा, वो दोनों अलग अलग रहेगा, रिलेशन से प्रूव किया जाता है, ठीक है, उन दोनों का ग्राफ वही बनेगा। VdP का जो मैंने बताया इस तरह करके, कांस्टेंट प्रेशर है तो PdV, है ना, Vp तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो और चेंज हो रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, एक सेकंड, ये हो जाएगा मेरा, है ना, दिस इज योर PdV, है ना, ये ग्राफ मिल जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम चेंज हो रहा। और अगर बात करेंगे PV का, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम और ये इस तरह आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो V1 V2 और ये जगह P1 P2। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम आपका क्या कांस्टेंट है, और इस जगह पे क्या है मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। इस तरह से दोनों ग्राफ आपका बन जाएगा। ये बन गया आपके इसके लिए और ये बन गया आपके इसके लिए, ये दोनों ग्राफ है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। इतना अगर आप समझ गए, और ये क्वेश्चन कोई मजाक क्वेश्चन नहीं है, ये ES वाले बच्चे नहीं लगा पाते हैं,
ये ईएस का एक क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने लगाया, ये आप समझ गए ना, तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप लगा रहे हो, इतना टफ नहीं पूछेगा। अब डायरेक्ट आपको बोलेगा कि मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन रहेगा, वॉल्यूम क्या है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, मतलब इसका चेंज बोलेगा, है ना। देखो कभी कभी क्या बोलेगा, सिर्फ वॉल्यूम ही बोल दे, वॉल्यूम चेंज नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा वॉल्यूम का क्या चेंज से निकाल सकते हैं, तो बोलेगा हाँ। तो देखो ध्यान से, और एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा कि सिर्फ बोलेगा टेम्परेचर तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखो मेरा बात समझना, ये चेंज इन जो प्रेशर हुआ P1 से लेकर P2 तक मान लो, है ना, ये P1 से लेकर P2 तक जो चेंज हुआ है तो प्रेशर ही ना, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये सिर्फ अगर बोलेगा आपको ये कि टेम्परेचर इज अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी और नॉट, तो यस इट्स अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका चेंजेस देता है, क्लियर। तो आपको ये नहीं कि सर चेंज ही होगा तभी बोलेंगे, टेम्परेचर प्रेशर सबसे, क्योंकि है तो आखिर वही ना, ये अगर डीपी लिख दें चेंज इन प्रेशर ही तो है तो प्रेशर ही ना, उसका चेंज है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप बात करते हैं प्रॉपर्टी कितना तरह का होता है। तो प्रॉपर्टी पहली बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्या होता है सर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये मतलब समझ लो आपका जैसे होता है स्केलर क्वांटिटी, या फिर समझ लो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी। आप फिजिक्स अगर पढ़े होंगे सबसे पहला जो चैप्टर होता है फिजिक्स का क्या होता है, यूनिट वगैरह होता है, यूनिट एंड क्वांटिटी वगैरह, है ना। उसी तरह से प्रॉपर्टी का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है कि क्या वो खुद से मेरा डिफाइन हो रहा है या किसी पे डिपेंड मेरा हो रहा है, उस बेसिस को डिफाइन करा गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, याद करो मैं जब बता रहा था ये सभी सिस्टम को कि मेरा मेजरेबल भी है और कैलकुलेटिव भी है, तो इसको डिफाइन करा गया है, ठीक है, मेजरेबल कैलकुलेटिव के बेसिस पे। देखो इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है कि दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिफाइंड बाय द अदर प्रॉपर्टी और आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे बेसिक प्रॉपर्टी जो किसी के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है या किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ तो लेंथ है, लंबाई है, किसी पे डिपेंड नहीं है। मास तो मास है, टाइम टाइम है, टेम्परेचर टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट कैलकुलेट करो, प्रेशर प्रेशर है, करंट करंट है। यहाँ बोलेंगे सर जी वॉल्यूम कहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर सर, वॉल्यूम सर और एरिया सर, क्योंकि यू नो दैट कि सर लेंथ को तो डायरेक्ट मैं मीटर से मेजर कर सकता हूँ, मास को केजी से मेजर कर सकता हूँ, टेम्परेचर की बात करेंगे डिग्री सेल्सियस से मेजर कर सकता हूँ, है ना, आता है थर्मोमीटर वगैरह, फ़ारेनहाइट से मेजर कर सकता हूँ, है ना, रैंकाइन वगैरह आ जाता है, कितना आपका आ जाता है रिलेशन। अगर बात करेंगे सर जी ये सॉरी टाइम है, टाइम सेकंड वगैरह से डायरेक्ट, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वगैरह से फ़ारेनहाइट से मेजर कर सकते हैं। करंट को भी मेजर कर सकते हैं, करंट कितना एम्पियर में है, तो सारा का सारा क्या आता है अलग अलग आता है मेजर करने का, करंट मेजर करने के लिए, है ना, आता है। बात यहाँ पे आ जाता है सर प्रेशर को आप कैसे लिखिए, तो अगर मैं पहले आपको बता दूं बैरोमीटर, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, कितना तरह का आता है जिससे प्रेशर को मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग आ जाता है डिवाइस, है ना, वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग आता है ना, अलग अलग हाइड्रोलिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग डिवाइस आता है। डिवाइस होता है डिवाइस जिसे आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, तो ये बिल्कुल आ जाएगा आपका क्या बेसिक प्रॉपर्टी में, इसलिए रखा गया। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर जी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता, तो ये मेरा फोर्स और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर इसको क्यों रखा गया, ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसको डायरेक्ट भी मेजर किया जाता है। या फिर आप बोलेंगे सर जी एक चीज मुझे बताइए, प्रेशर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं रो जी एच, तो सर ये रो डेंसिटी में, जी ग्रेविटी में, एच हाइट पे डिपेंड कर रहा है इधर प्रेशर, तो फिर मैंने कहा कि ये कब करते हैं, ये हम लोग चेंज किए, क्यों करके, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं हेड में पहले कन्वर्ट किए, पहले इसको हेड में किए और हेड में हाइट में करने के बाद हम लोग देखना चाह रहे हैं कि प्रेशर कितना लग रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट भी तो मेजर कर ही सकते हैं ना, डायरेक्ट आता है बैरोमीटर वगैरह, डायरेक्ट आता है इंस्ट्रूमेंट आता है, डायरेक्ट मेजर कर लो, कोई झंझट ही नहीं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्वांटिटी होता सर ये क्वांटिटी कांट बी डिफाइंड, समझा दीजिए, कांट बी डिफाइंड कहां पे है, डज नॉट डिफाइंड मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं है, किसी और पे डिफाइन, वही बात है कि देखो यहां पे क्या बोला गया है कि दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिफाइंड बाय द अदर प्रॉपर्टी, ये पूरा देखो डज नॉट डिफाइंड बाय द अदर प्रॉपर्टी, डिफाइंड मतलब इसको डेफिनेशन के लिए किसी और का जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप ही डिफाइन हो सकता है। जैसे मान लो कि मान लो कोई आप मेरे लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना, जो फीमेल भी होंगी, है ना, तो होता ना कि ये किसका बेटा है या किसकी वाइफ है ना, लेकिन वो अपना पहचान हो, जैसे मान लो कोई अच्छा खासा आप अच्छा बन गए, आपका एक नाम हो गया, तो फिर क्या होता है आपसे पापा मम्मी जाना जाते हैं, है ना, वो आपके किसी के मोहताज नहीं कि ये कौन है, ये उसका लड़का है, उसका भाई है,
है ना, ये उसकी वाइफ है। आप खुद पहचान बना लो कि तुम्हें डिफाइन करने के लिए किसी का जरूरत ना पड़े। समझ आया कि नहीं, ये इसके पापा है, आपको डिफाइन करें, डायरेक्ट देख के ही पता चला रहा है ये तो वो है। समझ आया, अपना पहचान बना, वही चीज है। इन लोग डेफिनेशन के लिए, डिफाइन करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद ही डिफाइन किया जा सकता है, डायरेक्ट मेजरेबल है। सर ये पूछा सर, इसके पहले जो ग्राफ था उसमें क्या, ग्राफ में पहले वाली सीट पे, यहाँ पे इस वाले में, इसमें क्या बोले डियर रसी, मुझे बताइए एक बारी, इस ग्राफ में क्या, ग्राफ में लिखा है, अच्छा ग्राफ में लिखा है, वही लिखा गया है विदाउट पाथ डिफाइन। अगर आप इस पाथ को पूरा डिफाइन नहीं करोगे, ये यहां से लेकर यहां तक पाथ को डिफाइन नहीं करोगे, क्वांटिटी कैन नॉट डिफाइन, तो क्वांटिटी कांट बी डिफाइन, वही क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोले तो पीडीवी। हाँ वही बात कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा था यहाँ पे, ये ग्राफ को समझना, ये ग्राफ को मैंने आपको समझाया था, आप शायद ध्यान नहीं दिए। देखो मैं क्या कर रहा था, पीडीवी को मैं एक्सप्लेन करा था कि ये रहा मेरा कांस्टेंट, आपका क्या प्रेशर है, ये है मेरा क्या प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि देखो कांस्टेंट यहाँ चेंज नहीं हो रहा। अगर मान लो यहाँ पे, मान लो प्रेशर यहाँ पे सपोज करो इस जगह पे है 10 बार, तो 10 बार ये पूरा का पूरा कांस्टेंट प्रेशर है। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वॉल्यूम मेरा चेंज हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वॉल्यूम चेंज है यहाँ पे डीवी है, तो ये हमारा V1 से लेकर V2 दिया गया है। तो अगर आपको पूरा पीडीवी कैलकुलेट करना है तो पूरा इस पूरा का पूरा पाथ को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन मैंने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही कहा गया विदाउट पाथ डिफाइंड, अगर पूरा पाथ को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपको क्वांटिटी कांट भी डिफाइन, क्वांटिटी पता नहीं चल पाएगा, यानी पीडीवी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अ पॉइंट फंक्शन, इट्स नॉट अ पॉइंट फंक्शन, इसीलिए बोला हूँ ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। समझ गए ना ऋषि, समझ गए, रस्सी समझ गए ना, कि इसको डिफाइन, क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं अगर आप पाथ को डिफाइन नहीं करोगे। तो अगर आप इस चीज को मिटा दोगे कि पाथ डिफाइन अगर आप कर लोगे तो क्वांटिटी डिफाइन कर जाएगा। तो पाथ डिफाइन करने का मतलब समझाना यही है कि पाथ डिफाइन आपको करना पड़ेगा। पाथ डिफाइन मतलब पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन मतलब ये पॉइंट फंक्शन मेरा नहीं है, इसलिए मैंने कहा नॉट अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी होने के लिए ये पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि क्या ये मेरा पॉइंट फंक्शन है या नहीं, क्योंकि सिस्टम प्रॉपर्टी कौन होता है, सिस्टम का प्रॉपर्टी वही होता है जो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। सिस्टम का प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं, कहा था ना, सिस्टम प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्लियर, चलिए तो यहां पे बात करें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का, तो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा इसके अलावा एक आ जाता है मेरा वॉल्यूम और एरिया, क्योंकि वॉल्यूम भी वही बात है, मीटर क्यूब लेते हैं यानी कि लेंथ LBH ले लेते हैं, ये हाइट पे विड्थ में लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये किसी और पे डिपेंड किया ना। एरिया बात करेंगे तो दो आपका होता है, मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, यानी L×B है ना, L×H है, इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ भी दो है। तो सर इन दोनों को क्यों रखा गया है आपके इंट्रिंसिक पे, इंट्रिंसिक में इस सबको तो एक्ससेंट्रिक में आना चाहिए क्योंकि किसी पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसको जो है ना बेसिकली है ये दोनों ना, वॉल्यूम और एरिया, ये दोनों है आपका इंट्रिंसिक ही। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इन सभी को भी तो बेसिक ही माना गया है, इन सभी को बेसिक क्वांटिटी ही माना गया है, इन सभी को बेसिक प्रॉपर्टी और क्वांटिटी ही माना गया है, तो आपको भी मान के चलना है, इसको भी बेसिक माना गया। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों का दोनों जो है ना वो इंट्रिंसिक में आएगा। और इंट्रिंसिक क्या होता है, जो कि डिपेंड करता है क्वांटिटी हुज वैल्यू डिफाइंड बाय द अदर प्रॉपर्टी, किसी अदर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या जानते हैं, mgh, इसी को हेड को फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, आपके पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, ρgh, है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ½mv²। एंथैल्पी एंट्रोपी, जितना एनर्जी है ध्यान दो, ये सबका सब आपका एनर्जी ही है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एंथैल्पी एनर्जी है, ये भी एंथैल्पी क्या होता है, H इक्वल टू होता है U+PV, ये हो जाता है मेरा एंथैल्पी। एंट्रोपी बात करेंगे तो ये होता है DS इक्वल टू होता है ΔQ/T, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी सेकंड लॉ में, और ये भी सेकंड लॉ में दोनों पढ़ेंगे, तो अभी मत समझो ज़्यादा। लेकिन हाँ फिजिक्स वगैरह में आप लोग जरूर जानते होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ये तो देख सकते हो ये मास पे, G पे, H पे, काइनेटिक एनर्जी M और V पे, और कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि डायरेक्ट आप पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर लो। होता नहीं है कि आप एक क्या करे हो कि मान लो 3 मंजिला कोई आपका बिल्डिंग है, और 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो और यहाँ से एक बॉल को गिरा रहे हो, तो इसके अंदर जब वो गिरता है ना तो उस टाइम पे बताइए क्या ज़्यादा रहता है, पोटेंशियल एनर्जी पूरा मैक्सिमम रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतित ऊर्जा, क्या होता है इसका मतलब हिंदी में, गतित, है ना, गतित ऊर्जा।
गति के चलते, अभी तो गति कर ही नहीं है, अभी तो रुका हुआ है, तो गतिज ऊर्जा जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा, स्थिति में रुका हुआ तो पोटेंशियल मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाता है उसका क्या होता है, धीरे 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 जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटने लगता है और काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगता है। और बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नाइट्रेट के लिए नॉट डिस्ट्रॉय ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 50 है और एनर्जी जीरो है तो जैसे जैसे नीचे आएगा, ये 50 से 40 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 10 होगा, फिर ये 30 होगा तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये 25 होगा तो 25 हो जाएगा। कुल मिला के हर जगह पे 50 होगा, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, जोड़ेंगे तो देखो 40 10 50 30 20 50, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बस कन्वर्जन होगा। और जब ये नीचे गिरने आता है एकदम जस्ट जमीन को सटने का रहता है तो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है ना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम 50 हो जाएगा। तो वहाँ भी देखो 0 50 है 85। तो ये इस तरह का कोई डिवाइस नहीं है जो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करे, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वही ट्रेडिशनल अपनाना पड़ेगा कि भाई mgh आपको मास, ग्रेविटी, हाइट पता करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हाफ mv² वेलोसिटी मास पता करना पड़ेगा, तभी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों को। दैट्स वाई दीज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर सिस्टम प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन पर क्यों फॉलो नहीं करता? क्यों फॉलो नहीं करता? क्योंकि आप देखें ये होता ही, इसका बिहेवियर ही होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब बात करेंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है शिवम, वेरी नाइस। इसी तरह का मैं क्वेश्चन आपसे मांगना चाह रहा हूं आप लोग से। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब सुनो यहाँ पे कि सर सिस्टम प्रॉपर्टी पाथ को क्यों नहीं डिफाइन करता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी को शो करना। देखो एक चीज समझो, मैं यहाँ पे क्या बोला, आपका क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, सिस्टम प्रॉपर्टी पाथ पर क्यों नहीं फॉलो करता? क्योंकि प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी का काम होता है किसी भी स्टेट को बताना, किसी भी स्टेट को दिखाना, पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करना, ताकि उससे हम लोग मेजर कर सके कि मेरा, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक सिस्टम को या फिर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। यानी कुल मिला के बात आ रहा है स्टेट का। स्टेट माना कि पर्टिकुलर कोई स्टेट है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। तो अगर आपको स्टेट को डिफाइन कर रहा है तो स्टेट कब पता चलता है? किसी पॉइंट में लोगे। एक चीज मुझे बोलो, आप क्या करो, आप आई से आपके घर में बर्फ है और बर्फ को आप पिघाल रहे हो, तो मैं बोल रहा कि एक चीज मुझे बताइए डियर कि कब जो आपका वाटर है ना वो आइस में है और कब मेरा वो पानी बन गया, यानी कि लिक्विड कब बन गया, कब मेरा आइस और कब लिक्विड बन गया। तो ये आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में बोलोगे ना सर, सर एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स जो H2O है मेरा आइस है, और सर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास या जो जैसे 3 4 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ये पानी बनना स्टार्ट हो गया। और बोलेंगे वेपर कितना सर, तो सर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में ये उबलने लगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस में वेपर बन जाएगा। तो आप पॉइंट में ही डिफाइन कर रहे हो ना। ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में सर मेरा ना आइस रहता है, बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक मेरा स्टेट को दिखा रहा है, यहाँ पे एक स्टेट को दिखा रहा है, इसमें भी एक स्टेट को दिखा रहा है। स्टेट माना अवस्था, अवस्था को, ये अलग अवस्था को बता रहा है, अलग अवस्था को बता रहा है। तो अवस्था पॉइंट को ही डिफाइन करता है, ये नहीं कि 1 से 2 के बीच में एक स्टेट है, ये नहीं। आइस माना 0 पॉइंट पे ही, समझ आया मेरी बात की नहीं? इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यस, किसी पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि हम एक स्टेट में दिखा। अब आप बोलेंगे सर जी मेरा 25 में भी तो पानी रहता है ना, 27 में भी तो पानी रहता है, 50 में भी तो पानी ही रहता है, जब तक 100 नहीं होगा पानी वाटर ही रहेगा, गर्म होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, सिस्टम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी मतलब कि 25 में अलग प्रेशर होगा, अलग टेम्परेचर होगा, अलग वॉल्यूम होगा, 27 में अलग टेम्परेचर होगा, अलग प्रेशर होगा, अलग वॉल्यूम होगा, 50 में अलग टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम होगा। तो स्टेट मतलब उसका सारा प्रॉपर्टी को डिफाइन करना। तो अगर आप थोड़ा भी वेरी करते हो ना तो वैल्यू चेंज हो जाता है, तो आप नहीं बता पाते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए, हम चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हार्ड बनाना नहीं। इसलिए जब भी हम लोग कोई पढ़ते हैं ना इस तरह का चीज़ तो इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं। इक्विलिब्रियम क्यों लेते हैं? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि मेरा अगर टेबल है ना तो टेबल हम चाहते हैं कि हर तरफ से, जैसे मान लो मेरा हाथ पे फ़ोन है तो हम चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इक्विलिब्रियम क्यों लेते हैं पता है आपको? ताकि ये रुका रहे, क्योंकि मान लो इधर से कोई फोर्स लग रहा है तो जो भी हवा या ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे बैलेंस होकर रुका रहना चाहिए, दाएं बाएं बैलेंस होकर रुका, क्योंकि हम लोग इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। अगर मान लो इधर से ज़्यादा कोई फोर्स लग रहा है 10 का न्यूटन का, इधर से 20 लगा तो ये तो इधर मूव कर जाएगा ना, फिर स्टडी कैसे करो? वो तो भागते रहेगा, वेरी करते रहेगा। तो स्टडी कब करोगे? आप चेंज करना चाहते हो कि जब मैं चेंज कर रहा हूँ तब देखूंगा कितना चेंज इसमें आ रहा है, ये नहीं कि खुद ब खुद चेंज होने लगे। अगर खुद ब खुद चेंज होने लगेगा तो आप कहाँ से स्टडी कर पाओगे? आपका स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो फिर बोलोगे मैंने से कुछ किया ही नहीं,
समझ लो, आप एक डाटा शीट बनाओगे, आप साइंटिस्ट अगर रहोगे कोई और आप देखना चाह रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो कितना हीट लेना पड़ा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस को गलाने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ता है ना। तो देखोगे तब ना कि जब हम हीट दिए तब जाकर हुआ। आप कुछ भी नहीं करोगे ऑटोमेटिक वो पानी बन जाएगा बिना हीट लिए, तो कैसे स्टडी कर पाओगे। इसीलिए स्टेट को मुझे डिफाइन करना है, हर एक स्टेट को, कि जब मैं प्रेशर चेंज करा, वॉल्यूम चेंज करा तो क्या हुआ, इसलिए स्टेट को डिफाइन करता है। समझ आया शिवम? आप मुझे बोलिए कि हाँ या नहीं आया, बताइए फिर को अभी भी कोई दिक्कत है। और अमरजीत क्या बोल रहे सर, चेंज इन स्टेट इज थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी और नॉट। यस, चेंज इन स्टेट भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि डीपी से इसको दिखा रहे हैं, है ना, एक सेकंड कहां चल गया भाई, जब मैं बता रहा हूं कि डीपी भी, ये भी मेरा थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, डीपी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब चेंज ही है। तो चेंज इन स्टेट, है ना, इज अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ऑल्सो। चेंज इन स्टेट को भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि ये भी कुल मिला के 2-1 करके एक पॉइंट ही बता रहा है। आप खुद अमरजीत ध्यान दो कि सपोज करो आपका प्रेशर P2 में 100 है और यहाँ पे आपका 10 है, तो 100 - 10 कितना हो जाएगा, 100 - 90 हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा है ना। यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके अमरजीत, अब आप ध्यान दो, सारे बच्चों को मैं क्लियर करूँ, इसीलिए लाइव आओ। लाइव आने का ये फायदा है, मैं हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के समझाऊंगा, मेरा वही काम ही है। देखो आप बोल रहे थे अमरजीत की चेंज इन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा। मान लो यहाँ पे P2 - P1 मैंने करा, डीपी माइनस P2 - P1, 100 - 10 बराबर 90 आया है। तो 90 पे मान लो 90 कहीं भी आएगा, मान लो 100 यहाँ प्रेशर है, कहीं 90 आ रहा है, तो 90 पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कुछ डेंसिटी होगा, तो एक स्टेट को दिखा रहा ना, एक मेरा स्टेट को तो बता रहा ना, जहां स्टेट बता रहा तो ये हो गया ना थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। समझ आया ना? क्लियर हो गया अमरजीत? बताइए मुझे। अंशुल क्या बोल रहे हैं आप, मुझे अमरजीत बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं। और अंशुल क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म ऑफ मटेरियल विथ टाइम। देखो विथ टाइम ने कॉन्स्टेंट टाइम पे लेना पड़ेगा, वेरी नहीं कराओ, वेरी कराओगे तो पाथ हो जाएगा। अंशुल समझे ना, विदाउट विथ टाइम नहीं, विदाउट टाइम, या विथ टाइम नहीं, फॉर इंस्टेंट टाइम के लिए आप लोग, आप सोचोगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लेंगे तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। ठीक है, हाँ इस तरह का आप कोई आइडियल कंडीशन लोगे कि टाइम ले रहे बट कांस्टेंट लेके चल रहे, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वो अलग बात है। लेकिन नहीं, आप कुछ भी कर लो विथ टाइम लोगे तो आप एक ही चीज को कांस्टेंट मान सकते हो, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, लेकिन बाकी चीज तो वेरी करेगा ना। और बाकी चीज अगर वेरी हुआ तो बिल्कुल स्टेट नहीं कहलाएगा। स्टेट मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही प्रेशर, एक ही टेम्परेचर, एक ही वॉल्यूम होना चाहिए, एक ही डेंसिटी, एक ही मास होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होगा तो स्टेट हो जाएगा वो। समझ आया? अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी हम लोग वाटर का बढ़ाएंगे तो स्टेट कहलाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज हो गया। अंशुल क्लियर? अमरजीत का अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया है, क्या बात है डियर? पूछो तो आप प्लीज, आप एटलीस्ट बोल दो कि समझ आया नहीं आया, आप मेरे से पूछो। यस सर, इफ चेंज इन स्टेट इज अ डिफरेंट फ्रॉम देन, यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंस भी प्रॉपर्टी होगा। चलो यहाँ तक क्लियर है ना? रिप्लाई आप लोग करते रहना, मुझे पता तो चलना चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ समझ गए होंगे कि इसके लिए मुझे क्या होगा, इंट्रिंसिक क्या होता है, जो मेरा अलग चीज़ों को भी डिफाइन किया जाता है। ये ध्यान रखना, प्रेशर वॉल्यूम एरिया भी होता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, मैं आपको समझा दिया क्यों होता है। चलो इतना समझ गए। नाउ अब बात करते हैं और तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। राम कुमार क्लियर है सर? ओके डियर। अब देखो, अब हम लोग और एक तरीका से इसको अलग, मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है मेरा इंटेंसिव, इसको मास के बेसिस से डिफाइन करते हैं। मास बोलो या साइज बोलो, मास बोलो या साइज बोलो। ये बहुत अच्छा एग्जांपल इस तरह से है, जैसे इंसान का लालच। रसी क्या बोल रहे हैं सर, dp/dt होगा तो क्या वो सिस्टम प्रॉपर्टी नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। dp/dt विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि dp, है ना, dp/dt आप यहाँ पे बोल रहे हो ना, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो क्या ये आप यहाँ पे एक चीज देखो कि क्या ये टेम्परेचर आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चल रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे टाइम मान लो लिया है ना, ये टेम्परेचर जो लिया है, dt क्या टाइम या टेम्परेचर है। अगर dt आप टाइम लिए हो या टेम्परेचर लिए हो, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर लियो, कांस्टेंट टाइम लियो, तब हो सकता है। लेकिन ये वेरी अगर कर रहा है तो फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो आगे चलकर जब मैं आप लोग बताऊंगा एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, सिस्टम का रेंडमनेस। जैसे क्या होता है कि मान लो एक पैकेट में एक गैस का कोई कंटेनर जिसके अंदर ढेर सारा गैसेस है, ढेर सारा गैस भरा हुआ है ना। पहले समझ लो कि एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी। वैसे आप लोग को सेकंड लॉ में पढ़ाना, लेकिन फिर भी समझने के लिए। नहीं सर नहीं होगा सर, ये तो दोनों चीज़ वेरी कर रही है।
सुनो तो सही, मेरी बात समझो पहले, मेरी बात सुन तो लो। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस होता है ना। सिस्टम का रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। रैंडमनेस मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ पे एयर वगैरह जो आराम से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, आपने क्या कर दिया, वहां पे जाके ब्लो कर दिया, फूक दिया, उसकी वजह से क्या, गैस पार्टिकल मूवमेंट होने लगा, तो उसका रैंडमनेस बढ़ गया। तो रैंडमनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ जाता है। तो एंट्रोपी हम लोग डीएस को डिफाइन करते हैं इस तरह से। और एंट्रोपी का चेंज भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ही होता है। तो डीएस जो होता है, डीएस इक्वल तो होता क्या मेरा, डेल क्यू बाई टी हो जाता है। डेल क्यू बाई टी हो जाता है, वे टी इज द टेम्परेचर, है ना। और डेल क्यू हो जाता है मेरा, जबकि ये पाथ होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि देखो हीट लिखा गया, क्यू जो होता है, इसीलिए देखो डी को मैंने काटा है, डी को क्यों रैप करा, काटा इस तरह करके है क्योंकि मेरा पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक कोई खास टेम्परेचर में होगा तो ये मैं देखो यहाँ पे ना आगे चलकर बहुत सारा चीज समझ आपको आएगा कि चेंज ना कभी कभी जो पाथ होता है, पाथ का चेंज फिर सिस्टम बन जाता है। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा चीजें बताएंगे, अभी हम लोग पूरा पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं, तो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चीजें बहुत आएगा, अभी चीजें अगर आएगा तो यहीं फंस के रह जाएंगे। अभी हम लोग चलो आगे बढ़ते, अभी तो धीरे धीरे पढ़ रहे हो ना, अभी बहुत कम मैं बताया हूँ, अभी बहुत हम लोग और डीप जाएंगे तो समझ में आते जाएगा और मजा आते जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी को। हम लोग मास या साइज की बेसिस पे डिफाइन करते हैं। एक कहलाता है मेरा इंटेंसिव, एक कहलाता है मेरा एक्सटेंसिव। इसको याद कैसे रखोगे? इंटेंसिव में आगे सबसे पहले आ रहा है ना आई, तो इसे याद रखना आई फॉर इंडिपेंड, है ना। क्या है? आई फॉर इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, जो बोलो इंडिपेंडेंट बोलो, इंडिपेंडेंट बोलो। और एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ समझना। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वैसा प्रॉपर्टी, दोज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास और विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे इंडिपेंड होता है, डिपेंड नहीं करता है। अब इसका मतलब हुआ क्या? मास बोलो या साइज बोलो, जो साइज पे डिपेंड, ये समझ लो इंसान का लालच, है ना। जैसे आपके पास, आप नहीं, मान लो कोई भी इंसान है, बहुत सारा ऐसा होता है आज के टाइम पे देखा जाता है ना, कि जिसके पास अगर मान लो कम पैसा है तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है, पैसा ज्यादा आ जाता है ना, वही बात है, साइज बढ़ गया, मान लो पैसा का साइज बढ़ गया तो क्या हो जाता है, फिर वो लालची हो जाता है और फिर उसका मतलब इंडिपेंड हो जाता है, उसका कैरेक्टर चेंज होने लगता है ना। अगर पैसा बढ़ जाता है तो कैरेक्टर चेंज होने लगता है, यानी कि सबसे पहले वो बहुत अच्छा था लेकिन अब बिगड़ जाता है, उसका रूप ही चेंज हो जाता है। आपसे पहले बात करता है, दोस्त को वैल्यू देता है, अब उसको लगता है, जबकि पहले कम पैसा था लेकिन ज़्यादा पैसा हो जाता, कहीं जाएंगे और कैसे कोई मेरे से पैसे मांग लिया, तो इस तरह का सोच होता है ना। तो उसी तरह हो जाता है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास में मेरा क्या होता है, इंडिपेंड होता है, मतलब कि ये बहुत अच्छा इंसान होता, समझ लो। इंटेंसिव मतलब कि क्या है कि इसको ज़्यादा भी पैसा लो वो इसी तरह का बिहेव करेगा, करोड़ों आ जाए फिर भी वो सादा जिंदगी जिएगा, वो समझेगा इंसानियत को, समझेगा भलाई को, और वो चीज़ करते रहेगा, ये नहीं कि भाई गलत काम करेगा। क्लियर माई पॉइंट। अब बोलेंगे सर ये क्या ही एग्जांपल दे दिए, कभी कभी आप लोग को समझाने के लिए मैं उल्टा पुल्टा एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, लेकिन कभी कभी वो अच्छा लग जाता है, लोगों को समझ आ जाता है, कभी कभी नहीं लगता। होप सो कि ये समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है। खैर अब आते हैं पॉइंट पे, प्रॉपर्टी विच इंडिपेंड ऑन मास। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ, बात कर रहा था वॉल्यूम के बारे में, मास को, जैसे अगर मैंने मास को आधा कर दिया तो क्या मेरा वॉल्यूम आधा हो गया? बिल्कुल आधा हो जाएगा। मास अगर हाफ हो गया, जैसे मैं बोलूंगा वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एक कंटेनर पे आप बहुत सारा सामान रखो, चीनी रखो, चीनी 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 रखो 5 किलो, तो मास है मान लो, वही कंटेनर के अंदर द्रव्यमानी है ना, जैसे वॉल्यूम बना पूरा, है ना। समझ है मेरी बात की नहीं? LBH में पूरा क्यूब जैसा है ना, ये समझ लो इस तरह का कोई क्यूब है, इस तरह से, है ना, इस तरह कोई क्यूब है, और उसमें आपने क्या रखा है, चीनी वगैरह रखा है, मास है। तो मास को आधा कर दिए, यानी कि 5 kg से 2.5 kg कर दिए, तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा होगा क्योंकि उसका जरूरत ही उतना नहीं है। तो यानी कि क्या आ गया, ये मास पे डिपेंड किया, ये मास पे डिपेंड किया, यानी कि प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन मास, यानी कि ये किस में आ गया, एक्सटेंसिव में आ गया। ये मतलब समझो लालची है, इसको पैसा का बढ़ गया या घट गया तो अपना रूप दिखाने लगा, पैसा कम हो गया तो भाई किसी के भी पीछे घूम रहा, कुछ भी बात मार रहा, पैसा हो गया, अरे अब तुम कौन हो, है ना, समझ आया। तो ये वेरी कर रहा है, यानी कि ये मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये एक्सटेंसिव में आ गया, ये एक्सटेंसिव में आ गया। चलो ठीक है, और आगे डिस्कस कर लेते हैं, और आगे डिस्कस करते हैं। मतलब अभी आप क्या समझे कि मास अगर हाथ का आप करते हैं तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाता है। तो बात करते हैं फिर से, मास मैंने लिया क्योंकि सब मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास को ही, मास के कंपेयर से सबको करके देख रहे हैं। इस बार मैं डेंसिटी और मास को कर रहा हूँ कि देखना चाह रहा हूँ कि क्या मैं मास को अगर हाफ कर रहा हूँ, मास को चेंज करके डेंसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मास को मैंने आधा कर दिया तो क्या मेरा डेंसिटी चेंज होगा, आधा होगा या सेम रहेगा? तो एक चीज मुझे बताओ, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी रो को दिखा जाता है, रो लिखा जाता है डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम। आपको पता, घनत्व तो जो हम लोग लेते हैं डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाता है, मास अपन वॉल्यूम। ये मैं बहुत बारी बताओ, मास अपन वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, जिसको कहा जाता है घनत्व। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन।
तो ये हो जाता है मास अपन वॉल्यूम। तो आपको पता है कि अगर यहाँ देखो मैंने मास को आधा करा है ना, मास को आधा करके वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि m के जगह में क्या वैल्यू पुट करूंगा, मैं m के जगह में वैल्यू पुट करूंगा m/2। तो यू नो दैट मैंने जस्ट अभी पहले बताया कि अगर मास को आधा करोगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाता है, तो नीचे मेरा वॉल्यूम भी आधा हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि वॉल्यूम 2 और 2 कट गया और कुल मिला के m/v ही बचा। तो अब जितना आधा करो, मास को 4 गुना आधा कर दो तो वॉल्यूम भी 4 गुना हो जाएगा, और 4 4 कट जाएगा, 8 8 16 16 200 200, जितना हाफ करोगे वो उतना ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। शुरू में भी m/v था, अभी भी m/v है। इट मीन्स क्या समझे कि डेंसिटी जो है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ये मतलब अच्छा इंसान है, समझ रहे हो ना, जो एग्जाम्पल मैंने बताया। ये लालच, इसको पैसा बढ़ाने के साथ इसका लालच जो है मतलब इसका कैरेक्टर नहीं बदलता, ये जैसा का तैसा रखता। समझ आया? अब तो ये हो गया कैलकुलेट टाइप से। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाइए सर। तो प्रैक्टिकली समझो कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब समझ लो वाटर है, वॉल्यूम में क्या समझ लो वाटर है, और मास मतलब समझ लो शुगर है, चीनी है। तो मैं क्या करा, एक ग्लास में लिया और उसमें मैंने पानी डाला और पानी में मैंने शुगर डाल दिया। इतना एग्जाम्पल से कोई नहीं समझाएगा, पहली बात है ना, वो करके चल जाएगा, लेकिन समझ लो शुगर वगैरह डाल दिए। अब शुगर डाल के मैंने उसके घोर के शरबत बना दिया। क्या बना दिया? शरबत बना दिया। अब डेंसिटी क्या था, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना मास है, यानी कि कितना चीनी है। तो आप एक चम्मच को चखो, या पूरा आप मान लो उसका टेस्ट पता करना चाह रहे हो कितना मिठास है, तो आप एक बूंद को भी लोगे ना तो आपको उतना ही मिठास लगेगा। जितना पूरा का पूरा आप ग्लास पी जाओ उतना ही मिठास लगेगा। तो क्या यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर मास है जो आपने एक चम्मच उठाया, उसमें जितना पानी जितना शुगर है मास है, यानी कि जितना डेंसिटी है, वो क्या चेंज हो रहा? नहीं ना, वो फिक्स रह रहा है, डेंसिटी फिक्स रह रहा है। तो इसी तरह से इसी की किस में आ जाएगा, फिर इंटेंसिव में आ जाएगा डेंसिटी। आप समझ गए? चलिए डेंसिटी हो गया। और बात करते हैं, और किसके बारे में बात करेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो क्या मेरा मास का चेंज होने से टेम्परेचर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये भी उसी तरह समझ सकते हो कि आपने मान लो गर्म कर रहे हो, पानी गर्म करो, तो हम लोग पानी को गर्म कैसे चेक करते हैं? ऐसा थोड़ा करते, पूरा डूब के चेक करते हैं, है ना, कि मैं पूरा पानी में डूब गया, पूरा बड़ा सा मान लो एकदम ग्लास टाइप का है, या बड़ा सा बाल्टी है समझ लो, या बीकर है, इस तरह से कुछ है, तो आप चेक करना चाहिए कितना गर्म है। तो आप एक बूंद से उंगली घुसा के चेक करते हो कि हाँ गर्म बहुत हो गया, यानी वो गर्म हो गया। मान लिए कि पूरा पानी होता गर्म है, उतना ही होता है। अगर एक बूंद को उठाए और वहां देख रहे हैं कि वो मेरा 70 डिग्री सेल्सियस इतना पानी मेरा गर्म है, यानी कि कहीं भी उठा लो पूरा पानी चेक कर लो, उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर 70 ही होगा। यानी कि ये भी मेरा मास पे डिपेंड नहीं किया, पानी मेरा एक बूंद रहे या 10 लीटर रहे या 1000 लीटर रहे, उतना ही गर्म होगा। क्लियर है ना? मगर घटेगा बढ़ेगा बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करें, पर्टिकुलर टेम्परेचर मगर चेक कर रहे तो ठीक है। ये नहीं सर 2 मिनट के बाद तो हवा ठंडा हो जाएगा, वो नहीं, ठंडा का तो पूरा होगा ना, साथ साथ में होगा। ऐसा थोड़ा ना होता कि कहीं का पानी ठंडा कहीं का कम, वो अलग बात है। ऊपर में सरफेस में जल्दी हीट जाएगा तो ठंडा हो रहा है। मैंने कहा आइडियल केस में लेके चलते हैं। अगर बात करते हैं प्रेशर का, सर यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू तो फोर्स अपन एरिया है, तो सर क्या यहाँ पे अगर मास हाफ कर देंगे तो मेरा प्रेशर हाफ हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो ये मेरा एक एरिया है, ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक लोहा के बीम से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एक एरिया पे। क्या कर रहा हूँ, इसके जैसे मैं मार रहा हूँ, लोहा उठा के से ढप 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 मार रहा हूँ, तो ये मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स पड़ रहा है एफ, और एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया है। तो मैं अगर फोर्स को बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे और बीम लाऊंगा और इसको पीटूंगा, इधर से पीटूंगा इधर से पीटूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स वगैरह को बढ़ा रहा हूँ, तो जितना मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा उतना एरिया भी बढ़ाएगा। कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जितना फोर्स बढ़ेगा उतना एरिया भी बढ़ेगा। तो ये अगर 2 बढ़ेगा ये भी 2 बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ये 20 तो ये भी 20, ये 30 ये 30, तो कुल मिलाकर फिर से दोनों का रेशियो सेम ही आएगा। यानी कि प्रेशर भी क्या हो जाता है आपका, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है मास का या साइज का। या आप समझो प्रैक्टिकली एक रूम आपका है, जैसे आप जानते हो ना कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ते जाता है वैसे प्रेशर क्या हो जाता है, घटते हुए जाता है। कम प्रेशर, जैसे एवरेस्ट वगैरह में चढ़ता है तो ऑक्सीजन लेके चढ़ा जाता है, क्योंकि लो प्रेशर रीजन होता है। आप देखते हो एवरेस्ट वगैरह में जल्दी पक जाता है चावल वगैरह, क्यों? प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पहले उबलने लगता है, वो 50-60 में उबलने लगता है ना, 70-80 में उबलने लगता है, तो चावल बनने में बहुत लेट लगता है, यानी प्रेशर घट गया। तो उस जगह पे मान लो इतना बड़ा एक रूम है, उस रूम में आप देखिए कि भाई बड़ा रूम है जिसका प्रेशर जो है ना वो घटा हुआ है, लो प्रेशर है। आप अगर बीच में दीवार डाल देंगे 4 दीवार, तो क्या यहाँ पे आपने क्या करा, मास को घटा दिया, तो क्या यहाँ पे प्रेशर वेरी हो जाएगा? नहीं, प्रेशर चारों में कांस्टेंट रहेगा। आप 10 दीवार डाल लो 5 दीवार डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रेशर उतना ही रहेगा। क्लियर? ये भी ध्यान रखना। उस तरह मान लो पानी के नीचे आप चल गए, पानी के नीचे आप देखोगे प्रेशर ज़्यादा आपको फील होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप छोटा एरिया लो, 10 एरिया लो, पूरा समुद्र हो, एक ही तरह का एरिया फील आप प्रेशर फील होगा अगर है तो नीचे, है ना। समझ आया? ये चीज़ हो जाता। तो ये सब हो गया यहाँ पे, और जितने एनर्जी हो जाता है ये सब का सब हो जाता है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी सब का सब
मास पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो एनर्जी बात करते हैं, जैसे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल, ये फेमस ले लेते हैं दोनों, mgh और हाफ mv²। अगर आपने मास को हाफ करा, देखो ये मास यहाँ पे है ना, मास को आपने हाफ करो, ये मास आपने हाफ करा, तो देखो 2 2 4 यानी क्या हो गया आपका mv²/4 हो गया। देखो हाफ हो गया, 2 था हाफ हो गया ना, हाफ हो गया। यहाँ पे अगर करेंगे mgh, तो भाई m के जगह में अगर 2 लिख देंगे, m/2 कर देंगे, तो mgh/2 पूरा वैल्यू का दुगना होगा, हाफ हो गया। तो बिल्कुल सही, ये सभी मेरा मास पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है, यानी कि सबका सब जो है ना, मास वेरी करने से प्रॉपर्टी भी यानी कि चेंज हो जाता है, ये सबका सबका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ अब बारी ये आता है कि सर जी थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग क्या लेके चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग थर्मोडाइनमिक्स जब स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग यूनिट मास लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? यूनिट मास, मतलब मास को हम लोग एक मान के चलते हैं। इसीलिए मैं कहा था कि पीवी इक्वल टू जो हम लोग लेते हैं ना एनआरटी, तो मैं बहुत जगह में बोलता हूँ एन इक्वल टू 1 मास के लिए। याद करो, मैं बहुत सारा जैसे आपको अवेगेड्रो लॉ बताया था, है ना, ये फिर मैं बता रहा था आप लोग को, जो भी प्रेशर का करेक्शन मैंने कहा था, वॉल्यूम का करेक्शन मैंने करा था, तो हर जगह में हम लोग यूनिट मास लेके चलते हैं, एन इक्वल टू 1, है ना, एक मास। जैसे पी वी इक्वल टू एम आर टी लेते हैं, तो एम इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, एन मैंने कहा 1 मोल के लिए, है ना, या फिर 1 मास के लिए, तो हम लोग यूनिट मास के लिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मास वेरी हो, क्योंकि अगर मास आपका वेरी करेगा ना, तो आपका जो एनालिसिस है उसका वैल्यू भी चेंज होने लगेगा। मास नहीं वेरी होना चाहिए, तो हम लोग यूनिट मास लेके चलते हैं। तो यानी कि हम लोग स्टडी करने के लिए मेरा बेस्ट होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएंगे, जो अब बात करो जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ये तो सब सही है, मेरा है इंटेंसिव, लेकिन इनका क्या करे, मास का, वॉल्यूम का, एनर्जी वगैरह का, ये खासकर सारा एनर्जी, चाहे एंथैल्पी रहे, एंट्रोपी रहे, है ना, काइनेटिक एनर्जी रहे, इंटरनल एनर्जी रहे, इनका क्या करेंगे? तो इन सब को हम लोग को बनाना पड़ता है इंटेंसिव। और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन सबको बनाने के लिए मास को हटाना पड़ेगा, मास को इंडिपेंड करना पड़ेगा, मास को हटाना पड़ेगा। तो मास को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई? इसके अंदर भी मास छुपा हुआ है, वॉल्यूम के अंदर भी मास छुपा है, एनर्जी जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ? हाफ mv²। तो अगर मैं मास से डिवाइड कर दिया तो मास मास खत्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? mgh। तो अगर मैं मास से डिवाइड कर दिया तो मास मास खत्म हो गया, तो मास से मुझे डिवाइड करके हटाना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मुझे एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बनाना प्रॉपर्टी, तो मास को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको कहा जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक का मतलब है उसके अंदर से मास को मैंने हटा दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो याद रखना ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि मास से हटा दिया जाए, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो समझो यहाँ पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे जरूरत पड़ता है मेरा क्या? मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। क्यों? क्योंकि इन थर्मोडायनामिक्स स्टडी वी यूज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। या फिर बोल सकते हो स्पेसिफिक क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है, या फिर बोल सकते हो क्या कि मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ता है। तो क्या करेंगे? एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे, एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देंगे। और जैसे मास से डिवाइड करते हैं, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, क्या? एनर्जी ही है, लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी। ये बेसिकली स्पेसिफिक आपको ये बता रहा है कि मास को हटा दिया गया है। मतलब ये स्पेसिफिक एनर्जी अब क्या बन गया? अब बन गया ये सब का सब इंटेंसिव बन गया। तो ये हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये तो वही लिख दिया गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कब बनता है? जब आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो मास से। तो स्पेसिफिक देखो यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? जो मास पे डिपेंड कर रहा है। ये समझो, इससे का एग्जांपल जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो इसको मैंने मास से डिवाइड कर दिया, तो मास से जैसे डिवाइड कर दिया, मास मास खत्म। तो अब ये बन गया क्या? इंटेंसिव। और ये सब का सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक नया नाम से जानते हैं, क्या? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या जानते हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो याद रखना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कब बनता है? जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करते हैं। यानी कि जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा वो सब का सब इंटेंसिव कहलाएगा। समझ आया? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि यहां पे ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? और बोल सकते हो कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड में मास इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, इतना चीज हम लोग समझ गए, बताइए एक बार सारे स्टूडेंट मुझे बताइए तो कि यहाँ तक क्लियर है ना? और बताइए अभी और पढ़ना है ना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि थर्मोडायनामिक स्टेट को भी कंप्लीट कर देना। स्टेट है थोड़ा बड़ा है। अगर आप चाहोगे कि मुझे सर और अभी देखो मैं 1 घंटा 10 मिनट के आसपास क्लास लिया, 1 घंटा 15 मिनट, क्या आपको और आधा घंटा पढ़ना है? आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास। तो
मैं आप लोग को स्टेट पूरा बता दूंगा। स्टेट क्या होता है, अलग अलग जो ढेर सारा स्टेट होता है उस स्टेट से मिलकर प्रोसेस बनता है। क्लियर है सर? सभी बच्चे बोलो, और आगे पढ़ना ये मुझे बताइए। मुझे अगर, क्योंकि ये टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो 10 मिनट में क्लियर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि है बड़ा। कि देखो कितना स्टेट होता है, देखो बहुत सारा स्टेट मिलके ना अब बनता है प्रोसेस। देखो ये अलग स्टेट है जहाँ पे एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है। ये एक अलग स्टेट है, यहाँ पे अलग प्रेशर अलग वॉल्यूम है। ये अलग स्टेट है, अलग प्रेशर अलग वॉल्यूम है। तो इतना सारा स्टेट मिलके बनता मेरा प्रोसेस है। अब ये अलग स्टेट है, अलग स्टेट है, अलग स्टेट, अलग स्टेट, सबको मिला देंगे तो ये बन गया मेरा प्रोसेस। सर बाकी का कल। ओके डियर, ठीक है, ओके डियर, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गए, समझ गए, कल ही करते हैं। चलो, गुड नाइट एवरीवन।